इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिन स्कूलों में बच्चे रोज़ाना पढ़ने जाते हों वहाँ उनके पीने के लिए साफ़ पानी की उपलब्धता नहीं हो। अगर आज़ादी के 7 दशक बाद भी देश के ज़्यादातर राज्यों में यही स्थिति कायम हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मसले पर नीति निर्माताओं और उन्हें अमल में लाने वाली संस्थाओं की कार्यशैली कैसी रही होगी। आज भी हालत यह है कि देश के केवल 8 राज्यों में ही स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की जा सकी है और मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में बहुत पीछे हैं। बाकी राज्यों में भी इस मामले में स्थिति चिंताजनक है। यह तस्वीर शिक्षा, महिला, बाल विकास एवं युवा मामलों पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में उभरी है। जाहिर है यह स्थिति स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिहाज से बेहद अफसोसजनक है। इसके मद्देनज़र संसदीय समिति ने 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में नल से जल मिशन के तहत पाइप के जरिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। समिति ने शिक्षा मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय करे। यह एक सामान्य सा तथ्य है कि जिस स्कूल में बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिले वहाँ न सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होगी बल्कि सेहत भी बुरी तरह प्रभावित होगी और देश के सिर्फ 8 राज्यों को छोड़कर अगर बाकी राज्यों में सरकारें स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं तो इसे कैसे देखा जाएगा, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र किसी भी सरकार के प्राथमिक दायित्वों में शुमार किए जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में अगर बुनियादी ढांचा बेहतर है तभी बेहतर नतीजों के साथ साथ अन्य मामलों में वास्तविक विकास की उम्मीद की जा सकती है। सामान्य स्थितियों में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी नियमित ज़रूरतों में पीने का पानी सबसे अहम है। फिर शौचालय या अन्य ज़रूरतों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर स्कूलों में पेयजल नहीं है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दूसरे कामों के लिए पानी की उपलब्धता कैसी होगी और उनका उपयोग कितना सुरक्षित होता होगा। अध्ययनों में ये तथ्य आ चुके हैं कि स्कूलों में पीने के साफ पानी के अलावा शौचालयों के अभाव के चलते बहुत सारी लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। सरकारी स्कूलों के प्रति आकर्षण कम होने का एक सबसे बड़ा कारण वहाँ पेयजल और साफ शौचालयों की व्यवस्था में कमी भी रहा है। दूसरी ओर समूचे
शैक्षिक परिदृश्य में बीच में स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाने की समस्या एक बड़ी चिंता के रूप में अब भी कायम है। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। पैरा, लेकिन अगर सरकारों की इच्छा शक्ति के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है तो इससे ज़्यादा अफसोसजनक कुछ और नहीं हो सकता। जबकि स्कूल के भवन, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं और इसे सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भी इसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। सवाल है कि अर्थव्यवस्था के दूसरे तमाम मानकों पर विकास का दावा बढ़ चढ़कर करने वाली सरकारों की नज़र में स्कूलों की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर ऐसा उपेक्षा भाव क्यों दिखता है? क्या इसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी ज़रूरतों की आसानी से अनदेखी की जा सकती है? पैरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट का कहना है कि भारत में कोरोना मात्र एंडेमिक मतलब स्थानिक स्तर के रोग तक सीमित है, यानी लोग इसके साथ रहना सीख जाएंगे। यह खतरनाक बयान टीकाकरण अभियान को हानि पहुंचा सकता है। इससे ठीक उलट गृह मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने सितंबर में तीसरी लहर आने और अक्टूबर में चरम पर पहुंचने की चेतावनी दी है। दोनों बयान विरोधाभासी हैं। देश में अभी तक मात्र 12% लोगों को दोनों टीके लगे हैं, लेकिन उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि न होने से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। अगर उत्पादन की रफ्तार नहीं बढ़ी या नए टीके नहीं आए तो पूर्ण टीकाकरण में 1 साल और लगेगा। उधर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गठित नेटवर्क इंसाकोग का कहना है कि दोनों टीके के बाद भी डेल्टा वेरिएंट के रोगी काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन ये खतरनाक नहीं हुआ है, यानी मरीज ठीक हो रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट में FDA ने एक विस्तृत अध्ययन में बताया कि mRNA प्लेटफॉर्म पर बनी फाइज़र और मोडर्ना के टीके ज़्यादा दिनों तक प्रभावी नहीं हैं और तीसरे डोज की ज़रूरत है। इस पर आपत्ति जताते हुए WHO ने कहा है कि तीसरे डोज की अपरिहार्यता की बात करने वाले देश गरीब देशों के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जहां अभी पहला डोज तक नहीं लगा है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक का एंडेमिक वाला बयान इसलिए भी अवांछित है क्योंकि भारत में बहुत से मामले दर्ज ही नहीं हो रहे, लिहाजा अभी तक के आंकड़ों से ना तो रोग की संक्रामकता ना ही घातकता का सही अंदाज़ा मिल सका है। ऐसे में कोई भी अपुष्ट बयान संकट को भयानक बना सकता है। विराम समाप्त।